हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता। अब एक नया खाता आपको देखने को मिलेगा। पहले इतने सारे खाते हैं, एक नया खाता फिर कहां से आ गया, क्या जरूरत थी इसकी, तो वो सारे आपके सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरे रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिटेल से समझें। पुनर्मूल्यांकन खाता आखिर ये बनाया क्यों जाता है, इसकी क्या जरूरत है? तो देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है? पहला सवाल कि कब बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है जब कोई नया साझेदार फर्म में एडमिशन लेता है, इंटर करता है। नए साझेदार का जब प्रवेश होता है तब बनाया जाता है, या जो साझेदार हैं अगर वो अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो में कोई चेंज करते हैं, अपना लाभ विभाजन अनुपात बदल देते हैं, तब बनाया जाता है। या किसी साझेदार के फर्म से अलग हो जाने पर, रिटायरमेंट पर, या किसी के डेथ हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। ये तो हो गया कब बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो बनाया जाता है तो जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि दो साझेदार थे, एक्स और वाई। ये दो साझेदार थे और इन्होंने अपना बैलेंस शीट तैयार किया था 31 दिसंबर को, है ना, 2020 में। अब अगर हम देखें कि इन्होंने एक नए साझेदार जेड को फर्म में एडमिशन दिया, प्रवेश दिया, और वो दिया 30 अप्रैल को। तो जो इन्होंने बैलेंस शीट तैयार किया था 31 दिसंबर को और 30 अप्रैल, इस बीच के जो 4 माह का समय है, इस 4 माह के समय में इस बैलेंस शीट में जो हमने संपत्ति और दायित्व लिखे हैं, जो हमारी लायबिलिटीज और एसेट हैं, उनका वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज हो गया होगा। आज वो उसी वैल्यू में नहीं होंगे जो पुस्तकों में दिखाई दे रहा है। तो वही जो चेंज है, उसी चेंज को, है ना, हमको नोट करने के लिए, उसको लिखने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना पड़ता है, ताकि जो नया साझेदार आ रहा है उस नए साझेदार को ना तो फोकट का कोई लाभ मिले और ना ही बेवजह की उसको कोई हानि झेलनी पड़े, क्योंकि जब वो इंटर करेगा उस दिन से संपत्ति और दायित्वों पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो ये जो चेंज है, ये चेंज पुराने साझेदार, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो अपने पुराने रेशियो में उसे आपस में बांट लेते हैं नए साझेदार के इंटर के समय, या अगर उन्होंने रेशियो चेंज किया है तब भी, रिटायरमेंट या डेथ की स्थिति में भी वो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो ये तो हो गया, आपने जान लिया कि कब बनता है, क्यों बनता है। अब अगला सवाल है कैसे बनता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम तैयार करते हैं, उसका प्रोफार्मा तैयार करते हैं, तो दो साइड होता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये दो साइड होते हैं और दोनों में दो दो कॉलम बनाने पड़ते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, इसमें डेट नहीं होता है। डेट इसलिए नहीं होता है क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट में बनता है। पर्टिकुलर एक डेट में फिक्स हम बनाते हैं, जिस दिन इंटर होता है ना, या रिटायरमेंट होता है, उस डेट को। तो अलग से हम साल भर का अलग अलग डेट इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक डेट विशेष में ये बनता है, इसलिए डेट का कॉलम हटा देते हैं। हम समझ सकते हैं कि पार्टिकुलर अमाउंट, विवरण राशि दोनों साइड, ठीक है। अब अगर हम शॉर्टकट मेथड में समझें तो आप देखिएगा, हम यहां लिख लेते हैं एसेट माइनस और लायबिलिटीज प्लस। इस साइड लिख लेते हैं एसेट प्लस और लायबिलिटीज माइनस। आपको बस ये याद रखना है, या मैं और आपको सरल शब्दों में बताऊं तो सरल शब्दों में आपको याद रखना है केवल एसेट माइनस डेबिट साइड। आपको केवल ये याद रखना है कि जब संपत्तियों के मूल्य कम होते हैं तो वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। अब अपोजिट, संपत्ति का मूल्य कम हुआ, हमने डेबिट में लिखा, जब बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो क्रेडिट में चला जाएगा, ठीक है। और एसेट और लायबिलिटीज एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, ये आप जानती हैं। तो जब एसेट में माइनस में डेबिट आया तो लायबिलिटीज प्लस में डेबिट होगा। जब संपत्तियों के मूल्य बढ़ेंगे तब वो क्रेडिट होंगे, संपत्ति के मूल्य घटेंगे तो वो डेबिट होंगे। ये हो गया। अब आगे देखें कि हमको इसमें लिखना क्या क्या होता है। जब रिवैल्यूएशन होता है, संपत्ति और दायित्वों के मूल्य को हम फिर से आंकते हैं, फिर से उनका वैल्यू निकाला जाता है, तो क्या क्या हो सकता है। पहला कंडीशन हो सकता है कि कुछ संपत्तियों के मूल्य बढ़ जाएं और कुछ दायित्वों के मूल्य घट जाएं, या उल्टा हो सकता है, संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हो सकती है। मतलब या तो संपत्ति बढ़ेगा या घटेगा, संपत्ति के जैसे ही दायित्व भी घटेगा या बढ़ेगा। या दूसरी स्थिति हो सकती है कोई चेंज ना हो। जब कोई चेंज ना हो तो वो हमारे काम का नहीं है। जिसमें कोई चेंजेस ना हो वो हमारे किसी काम का नहीं है। हमें कौन सा चीज ध्यान देना है जिसमें चेंजेस हो रहे हैं। इसके अलावा दो और फैक्टर होते हैं। कौन से फैक्टर होते हैं? कुछ ऐसे लायबिलिटीज और एसेट होते हैं जो हमको
बाद में दिखाई देते हैं, लेकिन उनका पुस्तकों में कहीं कोई एंट्री नहीं हुई होती। इनको अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लायबिलिटीज कहा जाता है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए अभी क्या है, दीपावली का समय है। दीपावली के समय में सभी घरों में साफ सफाइयां होती हैं। साफ सफाई होते समय बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जो हम भूल गए होते हैं। ऐसे ही व्यापार में जब हम उसका वैल्यू निकालते हैं तो बहुत सारे ऐसे संपत्तियां या दायित्व तो पता चलते हैं जिनका पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं हुआ। आया रख लिए पर लिखना भूल गए। तो ऐसे अनरिकॉर्डेड, है ना, अनरिकॉर्डेड संपत्ति और दायित्व या तो वो एसेट में होगा या लायबिलिटीज में होगा, ये पता चलेगा। अगर एसेट में है तो यहां लिखेंगे, लायबिलिटीज में है तो यहां लिखेंगे। तो ये 6 चीजें, कौन कौन सी 6 चीजें? संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति में कमी, लायबिलिटीज में प्लस, लायबिलिटीज में माइनस या अनरिकॉर्डेड। ठीक है, तो ये 6 चीजें ही हमें यूज में लानी है, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। अब देखिए ये कौन सा साइड होता है, यहां हम इंग्लिश में जब पोस्टिंग करते हैं तो 2 लिखते हैं, इस साइड हम क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं। जनरल एंट्री, जनरल एंट्री को सरल बनाने के लिए जब आप अकाउंट से जनरल एंट्री करते हैं, खाते से जनरल एंट्री करने जाते हैं तो बहुत सरल हो जाता है। कैसे सरल हो जाता है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। कैसे एग्जांपल लेते हैं, तो अगर अपने बुक में दिया है ना, बुक में दिया है कि फर्नीचर जो है, फर्नीचर पहले था 4000 का और अब फर्नीचर की कीमत हो गई, नई वैल्यू आ गई 7000 रुपए। ठीक, तो अब यहां पे क्या हुआ, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हुई, जो एसेट है वो बढ़ गया। कितना बढ़ा, 3000 रुपए बढ़ा। हमें किसका मतलब है, हमें इससे मतलब है 3000 से, ना हमको 4 से ना 7 से। हमारा जो पॉइंट है वो है 3000 पे। संपत्ति में वृद्धि हुई तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे फर्नीचर, कितना अमाउंट लिखेंगे, 3000। अंतर की राशि, चेंज अमाउंट, वो हम उठाते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं, हमारे लेनदार थे, क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स से मान लेते हैं 10,000 रुपए, लेकिन अब माइनस हो गए और अब माइनस होकर हो गए 8,000 रुपए के। मतलब जो 10,000 देना था अब 8,000 रुपए ही देंगे। 2,000 वालों ने माफ कर दिया अपना कर्जा, कोई बात नहीं। तो अब हम यहाँ लेनदार में कमी हो रही है, लेनदार में कमी हो रही है तो इसी साइड लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स 2,000 रुपए। यहां भी ना 8 ना 10, अंतर की राशि, चेंजिंग अमाउंट, चेंजिंग अमाउंट है 2,000 रुपए, 2,000 चेंज हुआ तो 2,000 रुपए लिखेंगे। ठीक, अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, डेबिट साइड वाला। डेबिट साइड में कब लिखते हैं, अगर हमारा जो मशीन है ना, मशीन पहले कितने का था, 20,000 का था। अब मशीन लगातार जब हम यूज करते हैं मशीन का, तो लगातार यूज होने से मशीन में क्या होती है, घिसावट आ जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैल्यू कम हो गई, अब वो बचा 18,000 रुपए का। तो हम यहाँ पे टू मशीन, मशीन कितने का लिखेंगे, मशीन लिखेंगे 2,000 का। चेंज अमाउंट, जितने का चेंज हुआ तो 2,000 चेंज हुआ, 2,000 माइनस हुआ तो 2,000 रुपए लिखेंगे। ऐसे ही मान लो कोई लायबिलिटीज हमारी बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ गई तो उसको हम, देय बिल था 12,000, अब वो हो गया है 13,000 रुपए, मतलब 1,000 का चेंज हो गया, है ना। तो लायबिलिटीज में लिख लेते हैं देय बिल, आप पेबल 1,000 रुपए, अंतर की राशि आएगी 1,000 रुपए, 1,000 रुपए यहां पर। अब जनरल एंट्री सोचते हैं, देखिए जनरल एंट्री कैसे होगी। जनरल एंट्री हम करेंगे, इवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ टू मशीन टू बिल पेबल, है ना। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, मशीन खाता से देय बिल खाता से। तो यहां से जनरल एंट्री करना बहुत सरल है, ठीक है। ऐसे ही इसकी क्या जनरल एंट्री होगी, फर्नीचर खाता डेबिट, लेनदार डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाता से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरह से हम इसकी जनरल एंट्री आसानी से कर सकते हैं। अब यहां आप गौर कीजिएगा, ये 4,000 तो पहले था, 3,000 अभी हमने यूज कर लिया। अब ये जो 7,000 जो नया अमाउंट है वो कहां यूज होगा, वो यूज होगा बैलेंस शीट। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, चिट्ठा बनाएंगे, तो वहां ये अमाउंट 7,000 रुपए दिखाएंगे। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें हम टोटल करेंगे, प्रॉफिट लॉस भी निकालना है, इसमें हम टोटल करेंगे
टोटल है 5,000 रुपए क्रेडिट साइड में, इस साइड भी 5,000 होना चाहिए, इस साइड है केवल 3,000, मतलब 2,000 रुपए का अंतर है। ये 2,000 रुपए प्रॉफिट है। प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड अमाउंट अधिक होगा तो प्रॉफिट आएगा, अगर डेबिट साइड अमाउंट अधिक हुआ तो लॉस होगा। डेबिट साइड अमाउंट कब अधिक होगा? जब संपत्ति के मूल्य कम होंगे और दायित्व बढ़ेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी संपत्तियां घटते जा रही हैं और हमारे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं तो लॉस होगा। लॉस होगा, डेबिट साइड अधिक होगा तो ये बैलेंसिंग अमाउंट यहां आएगा। क्रेडिट अधिक है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको जो ओल्ड साझेदार है ना, ओल्ड साझेदार अपने ओल्ड रेशियो में उसको डिवाइड करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट। ओल्ड साझेदार ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसमें नए साझेदार को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पुनर्मूल्यांकन खाते का कॉन्सेप्ट है। और कोई अनरिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मान लो कि यहाँ कोई ऐसी चीज पता चलती है ना, ऐसा कोई बिल्डिंग पता चलता, भवन पता चलता, या कोई भी ऐसी संपत्ति पता चलती जो पुस्तकों में दिखाई नहीं दे रही, पुस्तकों में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अगर संपत्ति में वृद्धि हो रही है तो यहां आ जाता, दायित्व में वृद्धि होती तो यहां आ जाता, हो गया। फिर वैसे ही हम बैलेंस निकाल लेते, प्रॉफिट लॉस निकल जाता, साझेदारों में बांट देते। उम्मीद करता हूं अब आपको पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें आप बताइए। अगर इससे रिलेटेड आप और वीडियो देखना चाहते हैं और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। आप कमेंट करके बताइए, आप जिस टॉपिक पे कहेंगे आपको उस टॉपिक पे अकाउंट से रिलेटेड वीडियो हम देंगे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल में आज पहली बार आए हैं, तो ऐसे और अकाउंट के क्वेश्चन जानने के लिए, अकाउंट के मेथड या कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।